and wife. He sees her inmost smile. It went to the heaven, we raise our cries and leave our soul behind. On the outset, I prostrate before the official memory of father of the nation, Mahatma Gandhi, and Pujya Taramai Wapur. I have lost myself here. तो शुरू से महात्मा जी पे भाष्य करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ और आप लोगों ने जिस तरह से प्रस्तुति दी, मतलब भावेश सर के निर्देशन में श्रीपाद, मंदार, अमन, कई, हर्षद, प्रणव, रोहित और तिरसा, ये सब स्टूडेंट लोगों ने इतने अच्छी तरह से प्रस्तुति दी कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा हद तक को करिकुलर एक्टिविटीज में बहते जा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन असल में हमारा मिसकंसेप्शन रहता है। क्योंकि अगर आप देखें तो को करिकुलर एक्टिविटीज एंड करिकुलर एक्टिविटी ऐसा कोई डिफरेंस है ही नहीं। जो कि आज एनईपी 2020 इन्होंने चीज को बाहर निकाला हुआ कि को करिकुलर एक्टिविटी, करिकुलर एक्टिविटी, इसमें डिफरेंस मतलब। एक आपको मैं सीधा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे कॉमर्स के स्टूडेंट कितने हैं? जरा अपने हाथ ऊपर करें। ओके, सब कोई कॉमर्स का स्टूडेंट। तो कॉमर्स में मुझे कुछ देर के लिए पूरी शांति चाहिए, नहीं तो मैं किसी भी स्टूडेंट को प्रश्न पूछने वाला हूँ और हिंदी में ही उनको आंसर देना पड़ेगा। मैं यहाँ से बराबर देख रहा हूँ, जो लास्ट में स्टूडेंट बैठा है वहां पे भी मेरी नजर है, क्योंकि मैं गांधी अभ्यासक होने से पहले मैं एक टीचर हूँ। तो टीचर का जो फर्ज है वो मैं भूला नहीं हूँ। तो अब तक मेरे छात्र है और मेरी टीचिंग की शुरुआत इसी इंस्टीट्यूट पे हुई है, इसीलिए यहाँ पे मैं सम्माननीय अतिथि तो हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ का भी टीचर हूँ। तो डिसिप्लिन रखना मेरा कर्तव्य है। तो अगर मैंने देखा कोई भी स्टूडेंट बात कर रहा है, वो स्टूडेंट को यहाँ आके मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर दे रहा हूँ। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि को करिकुलर एक्टिविटी, करिकुलर एक्टिविटी में कैसा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नाम की एक कंसेप्ट आपने मैनेजमेंट में पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेशन, जिसको आप मराठी में या हिंदी में समन्वय ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे बैठे थे, तो श्रीपाद जिस तरह से मृदंग बजा रहा था, मृदंग ही नहीं, उसमें बहुत सारे जो साज थे उसमें अपनी कला दिखाई, और ये सारे साज और उनके साजिंदे जिस तरह से पेश आ रहे थे, मुझे ऐसा लगा उसमें कोई द्वैत या ड्युअलिटी हम जो बोलते हैं वो रही ही नहीं। सब एक साथ एक आकार होके बजा रहे हैं। तो मुझे एक किस्सा याद है, अपना जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, कौन से साल में कोई बता सकता है? क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर? 1942। तो उस वक्त गोवालिया टाइम पे गांधी जी का बहुत प्रसिद्ध क्विट इंडिया नाम का जगत प्रसिद्ध भाषण हुआ। उस वक्त देवधर स्कूल ऑफ म्यूजिक, बॉम्बे का एक बहुत बड़ा म्यूजिक का स्कूल है, उस वक्त है, आज तक चल रहा है, उसके कुछ छात्र वहां पे आए और वो इसी तरह से पेशकश दे रहे थे, और गांधी जी का ये अपील था कि सब लोग भी उसमें शामिल है। यहाँ पे आज हमने देखा वैष्णव जन तो सिर्फ वो मंदार और इरशाद गा रहे थे। लास्ट ईयर उससे भी अच्छा था, लड़कियां भी उसमें शामिल थी। मैं वो चाहता हूँ कि लड़कियां भी शामिल है। तो उसी तरह से महात्मा जी ने बताया कि सब लोग भी इसमें शामिल हो गए और सब लोगों ने वैष्णव जन तो, रघुपति राघव, इनके सुर छेड़े। 20 गाने में गांधी जी ने लोगों को रोका और कहा कि आप सब गा तो रहे हैं, एक ताल जो आना चाहिए, जिसको हम कॉमर्स में कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन या हार्मोनी बोलते हैं, वो हार्मोनी अपने में नहीं है। वो एक ताल, एक जिसको हम मिलाप कह सकते हैं, वो नहीं आ रहा। जब तक एक ताल आपके गाने में नहीं आता है,
तब तक वो ताल अपने राष्ट्र में नहीं आएगा, और जब तक वो ताल अपने राष्ट्र में नहीं आता है, तब तक हमें स्वतंत्र बनने के लिए। ये जो महात्मा जी ने विचार बताया, वो विचार को हम अपने जिंदगी में उतारने के लिए हम ये सब जो क्रिया करते हैं, हम ये जो सादरीकरण करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, उसमें हम वही विचार देना चाहते हैं कि हम सबको एक साथ आगे जाना चाहिए। और फिर आप मैनेजमेंट एक फीचर देखते हैं, ग्रुप एक्टिविटी। अभी अगर इसमें मंदार जरा अलग तरह से गाता और इर्शाद जरा अलग तरह से गाता। मंदार कहता मैं हिंदू हूँ, मैं भजन के ढंग में गाऊंगा, और इर्शाद कहता मैं मुस्लिम हूँ, मैं कव्वाली के ढंग में गाऊंगा। और दोनों अपने अपने स्टाइल में गाने लगते हैं। वो अगर भूल जाते कि हम ग्रुप में गा रहे हैं, तो फिर क्या हो? फिर जो आप कोऑर्डिनेशन की या मिलाप की, ऐक्य की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, वो बात आती है नहीं। और फिर गाना इतना बेसुरा हो जाता कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। जब हम अपने देश में रहते हैं, अगर अपने मन में हमने हर वक्त यही भावना अगर जागी कि मैं हिंदू हूँ, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, तो फिर अपने भी देश के टुकड़े होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इसके लिए समूह भावना, एक कोऑर्डिनेशन, एक जो हमें कॉमर्स सिखाता है, एक हमें ये एक्टिविटी से बाहर निकालेंगे। ये सोच हमें लानी चाहिए। हमें सोचने का जो नजरिया है वो बदलना चाहिए। और जब हम सोचने का नजरिया बदलेंगे, तब गांधीइज्म क्या, हम उसके भी आगे जाएंगे। और को करिकुलर ही क्या, हम एकेडमिक्स में और उससे आगे चल के अपने करियर में भी सक्सेसफुल होंगे। शुरू में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में 5 तरह के एलिनेशन रहते हैं। एलिनेशन मतलब मराठी में या हिंदी में जिसको तफावत या विषमता ऐसा कहा जा सकता है, डिफरेंस है। एलिनेशन ऑफ, अभी मैं पूछने वाला हूँ, ये 5 एलिनेशन मेरा होने के बाद किसी भी स्वयं को पूछने वाला हूँ, तो ध्यान देके सुनो। एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम मैन, इंसान इंसानियत को भूलता जाए। और जब इंसान इंसान को भूलता है, तब हमें समझ में नहीं आता है कि दूसरों की पीड़ा क्या है। और इसी के हमने जो भजन है कि वैष्णव कौन हो, सच्चा भगवान का या परवरदिगार का उसकी बंदगी करने वाला बंदा कौन है? तो वो प्राणी है जो दूसरों की पीड़ा, दूसरों के दर्द को समझ सकता है। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, वहां पे बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जो दूसरों की पीड़ा समझते हैं। तो इसलिए वो तफावत रहती है कि एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम मैन। एक सिंपल सा उसका एग्जाम्पल देता हूँ। हम जो सेल्फिश बिहेवियर रखते हैं किसी भी चीज, अब मेरा काम हो जाए वो, कहीं भी मतलब इस सेल्फिश बिहेवियर को किसी मर्यादा नहीं है। तो हम किसी मंदिर में भी जाए, तो मंदिर में प्रसाद बांट रहे हैं, किसी भंडारे में जाए, भंडारे में वो खाना परोस रहे हैं, उसमें भी हम चाहते हैं कि हमारा नंबर फर्स्ट लग जाए। मतलब हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। ट्रेन में हम बैठते हैं और सामने आदमी 1 घंटे से खड़ा है, लेकिन हमारे मन में विचार नहीं आता है कि मैं थोड़ी देर के बाद खड़ा रहता हूँ, उस आदमी को बैठने के लिए जगह देता हूँ। हम जब अपना स्टेशन आता है तभी खड़े रहते हैं और उस आदमी को फिर बैठने का मौका मिलता है। तो ये जो अपने मन में संकुचित विचार है, रेस्ट्रिक्टेड थॉट, इसी से होता है एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम मैन। फिर उसके बाद दूसरा एलिनेशन आता है, एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम वर्क। लोगों को काम चाहिए, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। और अगर काम मिल रहा है, तो उसको लगता है कि काम में सम्मान नहीं है। फिर क्या होता है, अपने कंट्री में हम देख रहे हैं सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम, उसमें से एक बड़ा प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट। ये उस विषमता के कारण होता है, एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम वर्क। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम मैन। सेकंड, व्हाट डिड आई टेल? एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम वर्क। तीसरी चीज, एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम सोशल ऑर्गेनिज्म। आपने सबने देखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
बिजनेस को क्यों फॉलो कर रही है? क्योंकि जब तक हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आइडेंटिफाई नहीं करते थे, हमें समझ में नहीं आएगा कि समाज की क्या जरूरतें हैं। और जब तक हम वो जरूरतें अपने हिसाब से पूरे नहीं कर सकते हैं, तब तक समाज में विषमता बढ़ती जाएगी। समाज में अमीर और गरीब इनके बीच जो दुनिया है, वो दुनिया और गहरी होती जाएगी। तो ये तीसरी विषमता है। सबसे पहले एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम मैन, सेकंड एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम वर्क, थर्ड एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम सोशल ऑर्गेनिज्म, एलिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन मतलब हम जो उत्पादन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जिसका हम वितरण करते हैं। अभी क्या होता है, बिजनेसमैन का एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें कमाने का, इसलिए फिर वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले ले। अभी प्रोडक्शन लिया है लेकिन उसका डिमांड कम है, फिर वो अनगिनत तरीके इस्तेमाल करते हैं, माल प्रैक्टिस इस्तेमाल करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, और वो जो प्रोडक्शन है वो कैसे भी करके लोगों पे थोप देते हैं। एक जो एलिनेशन है, एलिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड लास्ट में एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम व्हाट ही प्रोड्यूसेस। जो वो खुद उत्पादित करता है, उसी चीज से वो आदमी वंचित है। अपने देश में सबसे ज्यादा सुसाइड कौन करता है? किसान। खुद अनाज उगाता है, लेकिन किसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसको आज भी भूख है, उसका पेट नहीं भर गया है। इन एलिनेशन को हम बोलते हैं एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम व्हाट ही प्रोड्यूसेस, एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम मैन, एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम वर्क, एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम सोशल ऑर्गेनिज्म, एलिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम व्हाट ही प्रोड्यूस। और जब किसी भी समाज में इन 5 तरह के एलिनेशन रहते हैं, तो उस समाज में कम्युनिज्म की जरूरत पड़ती है। आपने रशिया के बारे में अगर सुना होगा, तो रशिया में कम्युनिज्म नाम की कोई चीज, लेकिन फिर भी समाज में 2 तरह के एलिनेशन मौजूद रहते हैं। एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम नेचर, मतलब हम निसर्ग से दूर जा रहे हैं, प्रकृति से दूर जा रहे हैं। कैसे दूर जा रहे हैं, कोई बता सकता है? हम कैसे प्रकृति से दूर जा रहे हैं? हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। आप आंसर दे सकते हैं, प्लास्टिक का यूज कर सबसे बड़ा प्रॉब्लम। दूसरी चीज, व्हीकल से हम प्रदूषित हवा उसका उत्सर्जन कर रहे हैं। दूसरा, तीसरी चीज डिफॉरेस्टेशन, वृक्ष तो डिफॉरेस्टेशन हुआ। और क्या, सिर्फ इतने ही कारण है। एसी, तो ग्रीन गैस, वो एक चीज है। कार्बन उत्सर्जन, कार्बन फुटप्रिंट, वी आर imposing carbon footprint in this universe. So because of all this problem, there is a burning problem in the world at global level, that is global warming. आप तक सुन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जिसकी वजह से हिमालय का बर्फ पिघल रहा है, अंटार्कटिका दोनों ध्रुवों का बर्फ पिघल रहा है। अभी हम देखते हैं अक्टूबर में हम दिवाली की तैयारी में रहते हैं, लेकिन अभी तक बारिश चल रहा है। कोई कोई तो ऐसा कह रहा है कि अभी ये बारिश दिसंबर तक चलने वाला है। ये सब एनवायरमेंट क्लाइमेटिक चेंज का परिणाम जो हम भुगत रहे हैं। तो ये किस चीज की वजह से होता है? क्योंकि हम प्रकृति से या कुदरत से दूर दूर जा रहे हैं। एक तरह से अभी हमारी नवरात्रियां चल रही है, कल हम दशहरा मना रहे हैं। नवरात्रि में हम दुर्गा देवी की पूजा करेंगे। असल में दुर्गा देवी कौन है? कोई बता सकता है दुर्गा देवी कौन है? हम दुर्गा देवी के बारे में जब बात करते हैं, हमारे सामने आती है वो अष्टभुजाधारिणी, और तब हाथ में वो हथियार लिए खड़ी है, या काली का एक स्वरूप है। लेकिन दुर्गा मतलब क्या? अगर शिव एक पुरुष है, तो दुर्गा एक प्रकृति है। ये जो प्रकृति, जो निसर्ग हम देख रहे हैं, जो झाड़ देख रहे हैं, पौधे देख रहे हैं, वनस्पतियां देख रहे हैं, प्राणी देख रहे हैं, आपको और हमको, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, हम सब उस प्रकृति के रूप में। लेकिन हम ऐसा समझ रहे हैं कि मैं इंसान हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, कोई जानवर है,
सबसे कम है। झाड़ पौधों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, मतलब हमारा भी इंस्टीट्यूट ऐसा है कि जहाँ पे सब जगह पे एसी बिठाया है और अंदर प्लास्टिक के झाड़ लगाए हैं। मत, मतलब कहीं पे हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। दिस इज एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम नेचर। लेकिन सबसे बड़ा एलिनेशन क्या है? एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम हिमसेल्फ। हम खुद को भूलते जा रहे हैं, खुद को भूल गए। अभी आप सब लोगों को मालूम है कि आप सब अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करें तो आप जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकते हैं। किसको है मालूम? एक चीज किसको मालूम नहीं है, आप मुझे बताओ। कि मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं जिंदगी में आगे जाऊंगा, ये मुझे मालूम ही नहीं था आज तक। आपने पहली बार बताया। ऐसे कितने लोगों को ये मालूम नहीं था? एक भी नहीं, सबको मालूम है। मैं अगर डिसिप्लिन बिहेवियर रखूंगा तो मैं जिंदगी में तरक्की कर पाऊंगा, सबको मालूम है। लेकिन क्या ये हम हमारी जिंदगी में उतारते हैं? अगर उतारते तो अपना जीवन अलग रहता। मतलब खुद की जो क्षमता है, खुद की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको हम जानकर भी, देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। दिस इज एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम हिमसेल्फ। मैं जानता हूं, जब मैंने बात की आपके सामने सोशल ऑर्गेनिज्म के बारे में या हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो आप सबको पता चला कि ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत जरूरतमंद है। हमें निसर्ग का बचाव करना चाहिए, हमें लोगों की सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। फिर भी हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद को भी भूल गए। हमें लगता है मेरी जो कंफर्ट है, मेरा जो कंफर्ट जोन है, मेरी जो सुख है, सुविधा है, वही मेरे लिए सब है। लेकिन जब इस दो तरह का एलिनेशन सोसाइटी में रहता है, एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम नेचर एंड एलिनेशन ऑफ मैन फ्रॉम हिमसेल्फ, उस वक्त इंसान को जिंदगी में कम्युनिज्म से भी आगे जाना पड़ता है। और वो जो इज्म है वो है गांधी जी, महात्मा जी को हमें फिर याद करना पड़ता। लेकिन फिर आप अभी कहेंगे कि हम सब व्हाट्सएप के शिकार हैं, दिन रात हम व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक पे बैठते हैं, और वहां पे तो हम कुछ और ही सुनते हैं गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी कोई महात्मा नहीं थे, उनको राष्ट्र पुरुष कहने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा हम सुनते हैं। फिर हम उस गांधी को माने, या अभी आप जो कह रहे हैं कि जब प्रॉब्लम सोसाइटी में रहते हैं तो उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है गांधी है, इस चीज को माने, तो मैं आपको कहूंगा आप आपकी मन की सुनिए। और मन की सुने मतलब क्या? मेरे मन ने, कि अभी मेरा मन कह रहा है कि बातें करूं, मेरा मन कह रहा है शरारत करो, तो अभी आप ही ने बोला कि मन की सुने। आप आपके मन की गहराई में झांके देंगे, फिर आपका मन जो है वो आपको जो कहेगा वही आगे। अभी जो बच्चे वहां पे बात कर रहे हैं उनको मैं बुलाने वाला हूँ जल्दी। मन की गहराई में अगर वो अगर पूछे कि मैं जो बात कर रहा हूँ क्या ये सही है, तो उनके मन का जो द्वार है, मन का जो विचार है, वो उनको कहेगा कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। और जब आप उस मन की गहराई में झांक के खुद को पूछेंगे कि क्या गांधी सही में बुरे हैं, फिर वो सत्य का आवाज आपको कहेगा कि वो बुरे नहीं है। क्योंकि अगर वो बुरे रहते तो आज इतने साल बाद भी वो जिंदा नहीं रहते। उनको मारने के 6 प्रयास किए गए, 7वें प्रयास में तो उन्होंने शरीर का त्याग किया है। फिर भी गांधी, आपको लगता है वो मर गए? वो नहीं मरे। अगर वो मर जाते तो उन प्रवृत्तियों को, जिन प्रवृत्तियों ने उनको मार दिया था, उनको आज फेसबुक और व्हाट्सएप का सहारा लेके नहीं बताना पड़ता कि गांधी महात्मा नहीं था, वो अनपात्मा था, या उनका दुष्प्रचार करने की उनको कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन उनको मालूम है कि अपने मारने के बावजूद गांधी जिंदा है। 3 गोलियां उस देह का तो खात्मा कर पाई, लेकिन उस विचार का खात्मा वो कभी नहीं कर पाई। तब उनको समझ में आता है कि गांधी मरे नहीं है, गांधी जिंदा है। फिर आप कहेंगे वो जिंदा है तो कहाँ जिंदा है? वो आप में जिंदा है, वो मुझ में जिंदा है। कोई कोई लोग बोलते हैं गांधी तो अभी आउटडेटेड हो गए, गांधी का जमाना चला गया। नहीं, गांधी जी ने कहा अहिंसा का पालन करो। अभी अहिंसा का पालन मतलब क्या? आपको खुद पर डिफेंस भी नहीं करना है,
अगर कोई आए और मुझे मारने लगे तो मुझे डिफेंस नहीं करना है, खुद का बचाव नहीं करना है। तो गांधी कहते हैं आपको खुद का बचाव करना है। गांधी इस हद तक कहते हैं कि अगर किसी नारी के सुरक्षा का प्रश्न हो तो उस नारी को भगवान ने नाखून दिए हैं, दांत दिए हैं, उसका भी प्रयोग करना चाहिए जब उसकी सुरक्षा का प्रश्न होता है। क्योंकि खुद की सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस इज नॉट पार्ट ऑफ हिंसा, इट्स नॉट वायलेंस। और फिर हमारी जो राष्ट्र की रचना है उसमें वो डिफेंस का भार हमने किसमें दिया है? डिफेंस का ये जो मैकेनिज्म है ये गांधी विचार से ही आया है। फिर आप मुझे बताइए कि आप गांधी विचार से दूर है? जब हम कोर्ट में जाते हैं, किसी की जमीन का मुद्दा है या किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, जिस भी चीज के लिए आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में जाने से पहले कॉमर्स स्टूडेंट अगर आपको पता हो, आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में देखा है कि 3 tier सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। लेकिन उससे पहले एक चीज कोई बताएगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन चालू होने से पहले लोक अदालत या ट्रिब्यूनल, इन ट्रिब्यूनल या लोक अदालत, कोर्ट के बाहर आपको आपका झगड़ा मिटाना है, ये सोच कहां से आती है? ये सोच गांधी जी के है। इस सोच से गांधी जी जिंदा है। अपने प्रधानमंत्री चाहे किसी भी देश में जाए, बाहर जाने के बाद सबसे पहले उनको प्रणाम किसको करना पड़ता है? उनको प्रणाम करना पड़ता है अपने राष्ट्र के सबसे बड़े महापुरुष को, जो क्या है? महात्मा गांधी। कोई बाहर का बहुत बड़ा नेता या मंत्री या कोई बड़ी सेलिब्रिटी जब भारत में आते हैं पॉलिटिकल विजिट पे, सबसे पहले उनको कहाँ लिया जाता है? राजघाट पे गांधी जी की समाधि पे लिया जाता है। ऐसा क्यों? अगर गांधी जी अल्पात्मा रहते, और गांधी अल्पात्मा है ये बात अगर सारी दुनिया अगर बोल रही है, तो फिर उस व्यक्ति को उस अल्पात्मा के समाधि में क्यों लिया जाता है? क्योंकि आज भी गांधी जिंदा। प्रकाश आमटे, जो कि मैग्सेसे अवार्ड के रिसिपिएंट है और बहुत बड़े समाज सेवक है, वो मेरे घर पे जब 2 दिन रहने के लिए थे, मेरे बुक पब्लिकेशन का जब सेरेमनी था तब मैंने उनको पूछा कि आजकल सब लोग गांधी को कोस रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप कह रहे हैं उनके बारे में, और कोई भी कह रहा है, तो आपका इसमें कहना क्या है? तो प्रकाश जी ने मुझे बोला, जब तक कोई भी आदमी ग्राउंड लेवल पे आके गरीबों में एक होके उनकी सेवा नहीं करता है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि गांधी क्या चीज है। आप जब ग्राउंड लेवल में काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि गांधी जी ने अपने जीवन में क्या किया है और गांधी जी के विचार क्या चीज है, क्योंकि उस विचारों के सिवा एक सेवा शक्य ही नहीं है। फिर से हम गांधी जी के ऊपर आते हैं। गांधी जी ने 7 तरह की सोशल सिंस की एक लिस्ट जारी की है कि समाज में जब हम रहते हैं तो वहां पे 7 तरह के पाप रहते हैं। वो क्या, कौन कौन से पाप है? पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। पॉलिटिक्स तो है, और पॉलिटिक्स बुरी चीज नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं आजकल कि पॉलिटिक्स में मत जाओ, ऐसा हम बोलते हैं तो पॉलिटिक्स मध्ये पडू नका। तो क्या पॉलिटिक्स वाकई में बुरी चीज है? और अगर बुरी चीज रहेगी और उसको अगर हम समाज से निकाल दें तो फिर समाज क्या हो जाएगा? जाओ यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करो और बोलो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मतलब लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को समृद्धि चाहिए और पब्लिसिटी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो काम, जो मेहनत करनी है, उसके लिए लोग तैयार होंगे। तो एक दूसरा थिंग, सबसे पहला से पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। सेकंड थिंग, वेल्थ विदाउट वर्क। तीसरा, प्लेजर विदाउट कॉन्शियस। हमें सुख तो चाहिए जिंदगी में, लेकिन ये सुख कौन सी चीज पे आता है, उस पे विवेकता से विचार करने के लिए हमारे पास दिमाग नहीं है, और दिमाग हो भी वो हम साइड में रखें। फिर जब हम ड्रग्स लेते हैं तो एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है, लेकिन क्या वो खुशी अच्छी है? आपको क्या लगता है, क्या वो खुशी अच्छी है? क्योंकि ड्रग्स लेने के आगे के परिणामों को अगर आप जानते जाएंगे फिर आपको समझ में आएगा
कि ड्रग्स लेने के क्या अलग अलग परिणाम रहते हैं। इसी तरह से सुख के बहुत सारे मार्ग है, लेकिन वो मार्ग का अवलंब करने से पहले हमें देखना चाहिए क्या ये विवेकता से किया हुआ निर्णय है। सो प्लेजर विदाउट कॉन्शियस। उसके बाद नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। एजुकेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई बता सकता है? आप जो एजुकेशन ले रहे हैं उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई बता सकता है? एजुकेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, करियर बिल्डिंग साइड में रखिए, मैं बोलूंगा वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप कहेंगे पैसा कमाना, मैं कहूंगा पैसा कमाना ये भी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है कैरेक्टर बिल्डिंग, चारित्र्य विकास। मैं कॉलेज में गया था, तो कॉलेज में मैंने देखा स्टूडेंट्स लोग बाहर खड़े हैं, और वो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये 11th-12th वाले स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट है, एमबीए करने वाले स्टूडेंट है, मतलब हाई लेवल का एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी सीख चुके हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो उनके पढ़ाई में सीख चुके हैं गांधी जी का ट्रस्टीशिप क्या है। और वो क्या कर रहे हैं, बाहर पे सिगार ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। उसमें से कोई कोई स्टूडेंट पानी पी रहे हैं और पानी की बोतल नाले में फेंक रहे हैं। वो बच्चे एक दूसरों को गालियां दे रहे हैं, और उनको गालियां देते वक्त ऐसी खुशी महसूस हो रही है कि मानो वो जन्नत पे खड़े हैं। तो मैंने कहा एजुकेशन तो है, नॉलेज तो है, लेकिन चारित्र्य इधर कहीं भी नहीं है। मैंने बहुत से, ये तो मैंने बेसिक चीजें बताई, इससे भी आगे जाके मैंने ऐसी चीजें देखी है कि जो मैं इधर बयां भी नहीं कर पा रहा हूं। मतलब अपने पास नॉलेज है, चारित्र्य नहीं, तो एक सामाजिक पाप है। उसके बाद कॉमर्स है, इतना लाल लाल चाय क्यों नहीं होता है? एक फॉल्स एडवर्टीजमेंट का प्रभाव, ये एक तरह की इमोरलिटी। दूसरी इमोरलिटी, हमें प्रोडक्शन लेने का है, हमें लोगों के हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, फिर हम उस प्रोडक्शन में कुछ भी मिलावट डालते हैं, आर्टिफिशियल कलर डालते हैं, रिफाइंड क्लास का यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल रहता है उसका यूज करते हैं, सिंथेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, ऐसे रैपर्स बनाते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ऐसे बिजनेस का जब समाज में उत्थान होता है तो उस समाज का धीरे धीरे पतन होता है। Wherever there is development of immoral businesses in the world and in our country, that time the society leads towards destruction and eternal destruction. उसके बाद साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, विज्ञान तो है लेकिन उसमें इंसानियत नहीं। कोविड के टाइम में आपने देखा है कि बहुत जगह पे अस्पताल बहुत अच्छी सुविधा दे रहे थे, लेकिन उसके वक्त ऐसे भी अस्पताल थे जिन्होंने लोगों का शोषण किया, और किस लिए? पैसा कमाने के लिए। मतलब साइंस है, ह्यूमैनिटी नहीं। चाइना में एक साल ऐसा प्रयोग किया गया था कि उन्होंने चिड़िया जो रहती है, चिड़िया दाने खाती है, तो वो दाने ना खाए इसलिए सारे के सारे चिड़ियों को ही मारने का एक बहुत बड़ा संकल्प किया। मतलब वी वांट साइंटिफिक डेवलपमेंट बट वी डोंट वांट टू फॉलो ह्यूमैनिटी। और लास्ट में वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस, मतलब हम पूजा तो करते हैं लेकिन उस पूजा में त्याग की भावना नहीं रहती। जब तक पूजा के त्याग की भावना नहीं रहती है हम तरक्की नहीं कर सकते। तो ये 7 तरह के सोशल सिंस, इनकी लिस्ट महात्मा गांधी जी ने दी है, इन पे हमें विचार करना चाहिए। तो गांधी जी क्या है? गांधी जी एक विचार है, वो खादी का एक विचार। मैं आपको बता रहा था कि बिजनेस विदाउट मॉरलिटी, टाइम विदाउट ह्यूमैनिटी। जब हम खादी की बात करते हैं, एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट लीजिए, खादी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। खादी में जो सूत का यूज किया जाता है, जिस धागे का यूज किया जाता है, वो ह्यूमन मेड रहता है। वहां पे मशीनरी नहीं काम करती, और मशीनरी काम करती भी हो। गांधी जी ने ऐसा नहीं बोला कि मशीनरी को हमें टोटली बॉयकॉट करना चाहिए, हमें मशीनरी को लाना चाहिए, लेकिन कौन से हद तक? जहां तक मशीनरी ह्यूमन का शोषण ना करे। और हम आजकल देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
आज हम अपने बच्चे इरशाद और मंदा वो गा रहे थे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो क्लासिकल म्यूजिक के अल्टीमेट स्टेज में गा रहे हैं या बहुत मतलब जिसको मैं आउट ऑफ 100 फर्स्ट क्लास बोलूं ऐसा गा रहे हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन वो जो गा रहे हैं वो सहजता से गा रहे हैं और वो उनका गाना ए नेचुरल चीज, वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं कि वहां पे सिर्फ आप अरिजीत सिंह का थोड़ा सा आवाज का ढंग डालो और गाना पूरा के पूरा तैयार होके आपके सामने आएगा विद म्यूजिशियन एंड एवरीथिंग। अभी तैयारा गाना बहुत फेमस है आजकल। अभी क्या किशोर कुमार जी जन्नत से तो नहीं पढ़ा रहे, तैयारा ओरिजिनल गाने से किशोर जी का गाना ज्यादा फेमस हो गया है, आपने सुना होगा। तो अभी किशोर जी तो नहीं आए हैं, फिर ये गाना कैसे तैयार हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 2 मिनट में गाना तैयार हो गया। अभी वो ठीक है, किशोर कुमार की विरासत है और उनके आवाज में हमें दूसरी चीज सुनने का सौभाग्य मिले, दूसरी बात है। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन उसी वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नेगेटिव साइड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो नेगेटिव साइड ऐसी है कि बच्चे गाना सीख रहे हैं, लेकिन जब ये इंडस्ट्री में एंट्री लेंगे तो उनको बताया जाएगा आपकी हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर है जो गाना गाने वाले हैं। हमें म्यूजिशियन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर है जो म्यूजिक भी बजाने वाले हैं। आप अकाउंटेंट बन के जाएंगे किसी ऑफिस में, आपको बताया जाएगा कि आपकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में हमें सिर्फ एंटर दबाने का है और हमारा सारा अकाउंट रेडी हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है आप अपना करियर बना पाएंगे? तो एक सामाजिक पाप, जब मशीनरी इंसानों पे राज करने लगती, दैट टाइम इट इज ओनली नोन एज कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी एंड साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। और फिर आपको नहीं लगता है कि इससे हमें बाहर आना चाहिए? और इससे बाहर आना मतलब मैन वर्सेस मशीनरी का संघर्ष है, और वही संघर्ष का नाम है महात्मा गांधी। इसलिए महात्मा गांधी आज सालों बीत गए उनको जाए हुए, लेकिन आज तक उनको याद किया जाता है। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग सेकेंड, जो अमेरिका के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने, उनकी जीवनी मैंने पढ़ी है, उन्होंने ऐसा बोला है कि मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारे फिलोसोफर्स को पढ़ा और उनमें मुझे खामियां दिखी, कुछ खूबियां भी दी, लेकिन एक ऐसे महात्मा को मैंने पढ़ा जिससे मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी मिली, और वो महात्मा है गांधी जी। और इसीलिए जब वो भारत में आए सबसे पहले वो मणि भवन मिलने गए, मणि भवन के दौरे में गए और उन्होंने बताया कि मैं जिस जिस देश में जाता हूँ वहां पे उनका एक पॉलिटिकल मेरा वो विजिट रहता है, लेकिन भारत में मेरा आना ये पॉलिटिकल विजिट नहीं है, भारत में मेरा आना ये मेरी एक तीर्थ यात्रा है, क्योंकि मेरे आराध्य महात्मा गांधी। मानव इतिहास के अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री है, हम जो तरक्की कर रहे हैं, जो हम साइंटिफिक डेवलपमेंट देख रहे हैं, उसमें अगर मैंने आपको पूछा कि सबसे बड़ा दिमाग वाला सबसे इंटेलिजेंट आदमी कौन है, तो आप किसका नाम लेंगे? सबसे इंटेलिजेंट। अभी क्योंकि अपना जो डिस्कोर्स है वो महात्मा गांधी पे है, तो महात्मा गांधी का मत नाम लीजिए, मैं आपको सबसे इंटेलिजेंट आदमी की बात कर रहा, तो वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेगी कि हार्ड मास का ऐसा आदमी इस पृथ्वी पे आखिर है। किसके बारे में बोलते हैं? महात्मा जी के बारे। तो जब सारी दुनिया महात्मा जी के आगे घुटने टेक रही है और अपनी कंट्री उनको बाहर फेंक रही है, अपनी कंट्री बोल रही है हमें गांधी जी नहीं चाहिए, वो आउटडेटेड हो गए हैं, लेकिन फिर जब 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 मजहब से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिखाई ईसाई सिख तब आपस में झगड़ने लगेंगे, तो एक दिन हमें पता चलेगा हमें गांधी की जरूरत। जब हिंसा का उत्थान होगा और लोगों के बीच तलवार का रिश्ता बनेगा, तब हमें पता चलेगा कि गांधी जी आज भी रेलिवेंट है और हमें उनकी जरूरत है। जब राष्ट्र राष्ट्र में उठेगा और युद्ध चालू हो जाएंगे, जब यूक्रेन जैसे युद्ध होते हैं, तो उनको फिर से स्मरण करना पड़ता है अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जब एजुकेशन अपने दिए हुए रास्ते से भटक जाता है,
और हम एजुकेशन के अलावा और चीजों में भटक जाते हैं, तब हमें पता चलना चाहिए कि गांधी जी की नई तालीम क्या थी, जिसमें चारित्र्य विकास पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया। पल वक्त नाम की एक बहुत बड़ी पत्रकार होके गई। उन्होंने तो गांधी जी जब उनका एसेसिनेशन हुआ, जब उनकी हत्या कर दी गई, तो पल वक्त ने ऐसा कहा कि गांधी जी की हत्या इतिहास में हुआ दूसरा क्रूसिफिक्शन है। एक बार ईसा को सूली पे चढ़ाया गया और दूसरी बार इस दुनिया में गांधी को सूली पे चढ़ाया गया। और वो पल वक्त ने इंडिया को ऐसा कहा है कि गांधी वॉज राइट ऑल द टाइम, द पर्सन हु assassinated him, even that person was knowing Gandhi was right. So India, you need to identify your Gandhi. कुछ साल पहले गौतम बुद्ध के बारे में भी ऐसा ही हुआ था। अपने कंट्री ने गौतम बुद्ध को बाहर फेंक दिया, हमें नहीं चाहिए गौतम बुद्ध। लेकिन जब पूरी कायनात बोलने लगी कि गौतम बुद्ध ये शांति का दूत है और उसकी दुनिया को जरूरत है, तब अपना देश कहने लगा, अरे वो तो हमारे देश का है। गांधी आज उसी संक्रमण में, जब अपने देशवासी कह रहे हैं कि गांधी अपना नहीं है और पूरी कायनात कह रही है कि गांधी जी शाश्वत है, जब एक